फिर देखते हैं मैडी उदास खड़ी होती है और किसी को देख के कहती है तुम उम्मीद से ज़्यादा देर हो गए, और सामने नॉक्स होता है। वो कहता है चलो, क्या तुम्हें पता है यहाँ तक आते हुए मैं कितना नर्वस था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे रोनेंडेंस मैनर में चुपके से घुसना पड़ेगा। मैडी कहती है वेल, जैसा कि तुम जानते हो मैं अभी यूलिकियन को अकेला छोड़ नहीं सकती। नॉक्स कहता है फिर भी, और टेबल को देख के सोचता है उसने अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। लगता है ये रूमर सही है कि मैडी बिना खाए पिए दिन रात हिज हाइनेस की देखभाल कर रही है। और कहता है तुम मुझसे सच में प्यार करती हो, है ना? आखिर प्यार होता क्या है? सच कहूँ ये डरावना है। मैडी कहती है क्या, बकवास करना बंद करो और बस मुझे बताओ कि तुम्हें कैरेज के बारे में क्या पता चला। नॉक्स कहता है वेल, मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ये साफ है कि उसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि किसी ने किया। कोचमैन ने भी कहा कि उसने किसी सस्पिशियस इंसान को नहीं देखा था। ये डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल का काम था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के रहने वाले हैं। फिर भी आखिरकार इन्फॉर्मेशन लीक हो ही जाती है, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। मैडी उस पेपर को देख के कहती है ये किसी बहुत हाई स्टेटस वाले इंसान ने किया है जो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। नॉक्स कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि ये एम्परर था? मैडी कहती है मुझे नहीं पता, हो सकता है उसका इसमें डायरेक्टली कोई हाथ ना हो, लेकिन ये शायद उसके नाम पर करवाया गया हो। एस्टर कैसा है? नॉक्स कहता है ओह एक्चुअली जिस दिन वो तुमसे मिलने गया था उससे पहले बॉस एस्टर से मिलने गए थे। उसने कहा था कि तुम दोनों साथ वापस आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है एस्टर थोड़ा उदास है। मुझे लगा कि उसे सच बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए फ़िलहाल मैंने उससे कह दिया कि बॉस को सर्दी लग गई है और वो कुछ टाइम तक नहीं आ सकते। नॉक्स एस्टर से कहता है तुम्हारे अंकल नहीं चाहते कि तुम्हें भी सर्दी लगे, इसलिए जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब यहाँ आ जाएंगे, तो इस बार उन्हें माफ़ कर देना, ठीक है? मैडी कहती है अच्छा, प्लीज़ एस्टर को बता देना कि उसके अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नॉक्स उसे देख के सोचता है क्या ये हिज हाइनेस का रूम है? ये कोई सीक्रेट नहीं है कि करंट एम्परर आर्चड्यूक के एग्जिस्टेंस से खुश नहीं है। मुझे यकीन है कि मैडी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उसके आसपास रहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा था कि वो फाइनली एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर रही है, लेकिन शायद ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। और कहता है ओह और एक बात, मुझे पता है कि ये बात करने का बेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ तुम्हारे साथ हूँ मुझे लगता है कि अभी बता देना बेटर होगा। मैं काउंट मोंटेजेंडो के केस के साथ ऑलमोस्ट डन हो चुका हूँ। मैंने उसे बिल्कुल वैसे ही बिग लीग में डाला जैसे तुमने कहा था, और उसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने तुरंत अपनी सारी चीज़ें पैसे के लिए बेच दी, और रिसेंटली उसने अपना मैनर भी लोन शार्क्स के पास कोलेट्रल के तौर पर रख दिया। ये रही परमिसरी नोट। उसने कहा था कि अगर फेवर रिपे करने के लिए वो और कुछ कर सकता हो तो उसे दोबारा कांटेक्ट करना। मुझे नहीं लगता कि हम उससे और कुछ निकलवा सकते हैं, तो क्या मैं इस केस को रैप अप कर दूं? मैडी कहती है नहीं, उससे और भी कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए उस पर नज़र रखते रहो। नॉक्स कहता है और भी? मैडी कहती है यूलिकियन के जागने का वेट करते हुए मैंने आर्चडची के डॉक्यूमेंट्स देखे और मुझे अकाउंट्स में कुछ अजीब मिला। और स्कैरी वे में कहती है वो लोग मेरे बेव को लूट रहे थे, क्या तुम यकीन कर सकते हो? ये तो सच में आउटरेजियस है, इसलिए मैं उन्हें इतनी बुरी तरह से तोड़ने वाली हूँ कि वो कभी रिकवर ही ना कर पाएँ। नॉक्स सोचता है ये सिचुएशन चाहे जितनी भी सीरियस हो ये फिर भी टेरिफाइंग है। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं बदली मुझे लगता है। और कहता है ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं ये और अच्छे से पता करूँगा कि कैरेज के साथ छेड़छाड़ किसने की। मैडी कहती है रुको, कोई आ रहा है। तभी डोर के बाहर से आवाज़ आती है मैडी दरवाज़ा खोलो, हिज हाइनेस जाग गए हैं। मैडी, जिसे सुन के मैडी तुरंत भाग के उसके रूम में जाके कहती है यूलिकियन कहता है मैडी तुम कैसे फील कर रही हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? जिसे सुन के मैडी सोचती है ये फिर से हो रहा है।
मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है और मेरी आंखों में जलन हो रही है। मैं चाहे जितनी भी सांस लूँ फिर भी मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। क्या गिल्ट ऐसा ही महसूस होता है? यूलिकिन कहता है, मैडी तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मैडी कहती है, फिलिप मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या तुम हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो? फिर फिलिप के जाने के बाद मैडी यूलिकिन के सामने खड़े होकर याद करती है कि एक आदमी उससे कहता है, क्या तुम्हें ज़रा भी गिल्ट महसूस नहीं होता? मैडी कहती है, कैसा गिल्ट? मैं ऐसी किसी चीज़ को नहीं जानती। और प्रेजेंट टाइम में सोचती है, मैंने ये वर्ड्स कई बार सुने हैं लेकिन अब तक मैंने कभी उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आर्चड्यूक रोनेंडेंस तुम वाकई कमाल हो, तुम जीत गए। यूलिकिन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में कहीं चोट लगी है? मैडी सोचती है, तुमने वाकई मुझे ये अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस करवा ही दिया। यूलिकिन उसे टच करने जाता है तभी ब्लश करके पीछे मुंह करके कहता है, हे तुम क्या कर रही हो? तुम अचानक अपनी स्कर्ट क्यों उठा रही हो? मैडी स्कर्ट के नीचे से डैगर निकाल के सोचती है, लेकिन तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बेकार है, और उसके सामने अपना हाथ काट लेती है। यूलिकिन उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम क्या कर रही हो? और एक कपड़े से उसका हाथ पोंछ के कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अब अपना हाथ खोलो। मैडी अपना हाथ खोलती है बट अब उसमें कोई चोट का निशान नहीं होता, बस खून ही होता है। यूलिकिन कहता है, रुको, और सोचता है घाव ठीक हो गया। मैडी कहती है, क्या तुम इसे दोबारा देखना चाहते हो? जिसे सुन के यूलिकिन शॉक्ड हो जाता है। मैडी कहती है, हाँ, तुम्हारे चेहरे पर मैंने इसी एक्सप्रेशन की उम्मीद करी थी, अब ठीक है। और कहती है, इसी तरह मैंने एस्ट्रिड को चुपकर ले जाते वक्त क्रॉकटन को बेवकूफ़ बनाया था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं इस बात के बारे में बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं ये ख़ास तौर पर तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक ऐसी चीज़ रियलाइज़ करने में मदद की है जो मुझे पहले कभी समझ नहीं आई थी। तुम्हें क्या लगता है? फैसिनेटिंग है ना? मुझे चोट लग ही नहीं सकती, इसलिए कुछ छोटी मोटी इंजरीज से मैं मरूंगी नहीं। दूसरे वर्ड्स में तुमने जो किया वो बेकार था। तभी यूलिकिन उससे वो डैगर दूर करके कहता है, बस, अब बस करो, मुझे समझ आ गया तो बस करो मैडी। मैडी कहती है, कम ऑन, ये वैसे भी ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें खून से डर लगता है? तुम्हारे अंदर तो चूहे जितना करेज भी नहीं है। यूलिकिन उसे हक करके कहता है, मैंने कहा बस, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, इसलिए तुम्हें मुझे और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हें चोट ना लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें दर्द तो होता होगा ना। देखो, चाहे मुझे पता भी हो कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी, फिर भी मैं उस वक्त अपने पूरे शरीर से तुम्हारी हिफाजत करता। मैडी सोचती है, डैम इट, और उसके हाथ से डैगर गिर जाता है। यूलिकिन कहता है, इसलिए लापरवाही मत करो और खुद को चोट मत पहुंचाओ। मैडी सोचती है, क्या ये भी गिल्ट है? फिर देखते हैं। यूलिकिन कहता है, अच्छा, मुझे खुशी है कि काइल ठीक है। मैडी कहती है, क्या तुम सच में दूसरों की फिक्र कर रहे हो जबकि तुम खुद कई दिनों से कोमा में थे? अगर हम इस बात पर एम्परर चूज करते हैं कि कौन कितना नौसी है, तो तुम बहुत पहले ही थ्रोन पर होते। अभी अपनी गार्ड डाउन मत करना। अब जब तुम जाग गए हो, क्रॉकटन जल्दी ही तुमसे मिलने आएगा। उसे शायद लगा होगा कि तुम्हारे अनकॉन्शियस होने के दौरान उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, इसलिए उसने एस्ट्रिड को ढूंढने के लिए हर जगह तलाशी ली होगी। उसे शायद रियलाइज हो गया होगा कि अब वो चीज़ों को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम जाग गए हो, वो शायद तुमसे मिलने आ जाएगा। यूलिकिन कहता है, समझ गया, और सोचता है, मैंने ये आते हुए देखा था और इसके लिए तैयार भी था। अजीब बात यह है कि एक्सीडेंट की वजह से क्रॉकटन के बिट्रेयल का दर्द थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मुझे मैडी की हालत की चिंता हो रही है। और याद करता है, फिलिप ने कहा था कि वो पूरे टाइम उसके साइड थी और उसकी केयर कर रही थी। यूलिकिन सोचता है, पहले वाली इंसिडेंट और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि उसने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जो उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। और कहता है, मैडी। वो कहती है, क्या? यूलिकिन कहता है, क्या तुम मेरे साइड में रहना जारी रख सकती हो? मैडी कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? इसका ऑब्वियस आंसर हाँ है। मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत करने और तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए ही हूँ, आखिरकार। यूलिकिन कहता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साइड में रहो और मुझे कंफर्ट करो। जिसे सुन के मैडी ब्लश करते हुए कहती है, क्या? यूलिकिन कहता है, तुमने कहा था कि क्रॉकटन ने जो किया उसके बाद तुमने मेरे दिल को हील करने में मेरी मदद की। क्या तुम्हें मेरे साथ
तब तक नहीं रहना चाहिए था जब तक मैं सो ना जाऊं, लेकिन फिर तुम अचानक पार्टी में जाने के लिए चली गई, इसलिए वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हुआ। मैडी कहती है मेरा मतलब मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। तुम क्या कह रहे हो, तुम कोमा में थे। यूलियन कहता है फिर भी वो एक अधूरा प्रॉमिस ही माना जाएगा। मैडी नर्वसली कहती है क्या ये सच में मैटर करता है। यूलियन उसे पकड़ के कहता है हाँ ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्रॉकटन के दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचना ही मेरा दिल तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे दोबारा बिट्रे किया गया हो और मेरा बस रोने का मन करता है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता। मैडी सोचती है क्या ऐसा हो सकता है और याद करती है। फिलिप कहता है मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपना दिल सिर्फ आपके लिए खोला है मिस मैडी। और मैडी सोचती है क्या उसका अपना दिल मेरे साथ खोलने का मतलब ये है। फिर देखते हैं रात को। यूलियन सोचता है मैंने फ़िलहाल उसे जाने से रोक दिया है, इसलिए उम्मीद है कि वो खुद को ज़्यादा पुश नहीं करेगी और पूरी रात उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन को ढूंढने में नहीं निकालेगी। बट और मैडी की तरफ देखता है। वो रूम में इधर उधर घूम के कहती है क्या सीलिंग का पेंट उखड़ रहा है। ओ गॉड कितना एक्सपेंसिव कप है। तुम्हें बोरिंग बुक्स वाकई पसंद है। आई गेस तुम्हें अच्छी नींद आती होगी। यूलियन सोचता है वो अचानक इतनी नर्वस क्यों बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार अकेले साथ हैं। और कहता है क्या तुम्हें तबीयत खराब लग रही है या कुछ और। मैडी नर्वसली कहती है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। क्या मैं बीमार लग रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मेरे जख्म भी अपने आप हील हो जाते हैं तो मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ। यूलियन कहता है ठीक है, अच्छा है कि तुम ठीक हो, लेकिन क्या तुम वाकई इधर उधर घूमती रहोगी। मैडी ब्लश करके कहती है तो फिर मैं क्या करूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेड में तुम्हारे साथ आ जाऊँ। मैंने कहा ना मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम कितने वियर्ड हो। यूलियन कहता है नहीं मैं बस चाहता हूँ कि तुम बैठो, रिलैक्स करो और मेरी बुक्स को छोड़ दो। मैडी बुक्स रख के कहती है ठीक है। यूलियन सोचता है ये ऑकवर्ड डिस्टेंस क्या है और वो लोग बहुत दूर दूर बैठे होते हैं। मैडी कहती है ओह हाँ तुम्हारी बुक, मैं तुम्हारे लिए इसे खोल देती हूँ। वैसे आज वेदर कितना अच्छा है ना। उसे देख के यूलियन सोचता है और ये इतनी रेस्टलेस क्यों बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें देख रहा है, फिर ये शादी की रात वाली ब्राइड की तरह बिहेव क्यों कर रही है। मैडी कहती है मैं यहाँ रहूँगी और तुम्हें सोते हुए देखती रहूँगी, फिर अपने रूम में वापस चली जाऊँगी। वैसे तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे जैसे अभी बेड रेस्ट पर थे। यूलियन सोचता है वो लगभग किसी टीनेजर गर्ल जैसी लग रही है जो किसी ऐसे लड़के के साथ एक रूम में बंद हो जिसे वो पसंद करती है। मैडी कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर अपने रूम में वापस जाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं कर्टन्स बंद कर दूँ। नहीं शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है। आज चांद कितना प्रिटी है, इसलिए मैं कर्टन्स ओपन ही रहने देती हूँ। कैसा रहेगा। यूलियन सोचता है ये अचानक विंडो को लेकर इतनी ऑब्सेस क्यों हो गई है। तभी उसे कुछ क्लिक करता है और वो सोचता है अच्छा कोई असल में हम पर नज़र रख रहा होगा और कहता है मैडी कर्टन्स क्लोज कर दो। मैडी ऑकवर्डली कहती है क्यों, अगर मैं पूछ सकती हूँ तो। यूलियन सोचता है ये अचानक इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रही है और ये सिर्फ एक्टिंग है, फिर भी ये इतनी नर्वस क्यों हो रही है। बिना पीछे देखे मैडी हमेशा ये इंश्योर करती थी कि ऐसा लगे कि लीड मैं ले रहा हूँ। जब हम किस करने का प्रिटेंड करते थे तब भी ऐसा ही होता था, और जब हमने असैसिन के सामने लव मेकिंग की एक्टिंग की थी तब भी। दूसरे वर्ड्स में ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मैडी चाहती है कि हम चलें, और अपना बाथरोब उतार के सोचता है अब मैं इस एक्टिंग के साथ परफेक्टली प्ले अलोंग कर सकता हूँ, और कहता है क्या तुम सीरियसली बस वहीं खड़ी रहने वाली हो। मैडी कहती है मुझे लगा तुम बस ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साइड में तब तक रहूं जब तक तुम सो ना जाओ योर हाइनेस। और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। यूलियन सोचता है क्या वो अपने सराउंडिंग्स को स्कैन कर रही है, शायद डोर के पास भी एक असैसिन हो। विंडो वाले के अलावा फ़िलहाल एक्टिंग वाले पार्ट पर फोकस करते हैं और उसके पास जाके कहता है मैं अकेला सोना नहीं चाहता मैडी। मैडी कहती है मेरा मतलब मैं असल में ऐसी किसी एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ नहीं हूँ योर हाइनेस। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। यूलियन सोचता है हाँ ये सही है, मैं आज ही बेड रेस्ट से उठा हूँ, उसके लिए इतनी जल्दी मेरे साथ सोने के लिए एग्री करना रीजनेबल नहीं होगा। और अपनी शर्ट के बटन खोल के सोचता है मैडी वाकई में प्रोफेशनल है, इसका मतलब है कि मुझे लीड लेनी होगी।
और उसे अपने बेड की तरफ करना होगा, जिसे देख के मैडी अपनी आंखें ढक लेती है और कहती है, यूलिकिन क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तभी यूलिकिन उसे किस करके कहता है, मुझे पता है तुम मेरी फ़िक्र करती हो, लेकिन जब मैं अनकॉन्शियस था तब जो वक्त हमने साथ नहीं बिताया उसकी भरपाई करने का मन न करे ये मुश्किल है। और सोचता है हमने विंडो से व्यू ब्लॉक कर दिया है, अब सिर्फ डोर के पीछे वाला पर्सन ही बचा है मुझे लगता है। तभी मैडी उसे पकड़ के कहती है, यूलिकिन क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? यूलिकिन ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी। मैडी कहती है, वेल मुझे लगा तुम बस एक नादान आदमी हो जो दुनिया कैसे काम करती है ये नहीं जानता। तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं, डेटिंग हिस्ट्री नहीं और लव के बारे में सिखाने वाला कोई प्रॉपर एडल्ट भी नहीं, बेसिकली इमोशनल निगलेक्ट का पूरा पैकेज। यूलिकिन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी ज़्यादा हार्श हो रही हो? तभी यूलिकिन उसे गोद में उठा के स्माइल करके कहता है, बस मुझे तुम्हारी साइड में रहने दो, मैं सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ। और सोचता है अभी जो लाइन बोली वो बिल्कुल परफेक्ट थी और उसे बेड पर लिटा के सोचता है, अब हमें बस किस करने का प्रिटेंड करना है और बेड को कुछ बार हिलाना है उस पर्सन के चले जाने के बाद। तभी मैडी उसे रोक देती है। यूलिकिन कहता है, मैडी। वो कहती है, रुको, हमने एक प्रॉमिस किया था कि तो अगर मैं ये होने दूं तो क्या मुझे पेनल्टी नहीं देनी चाहिए? मुझे उतने पैसे कमाने के लिए कुछ और गिग्स लेनी पड़ेंगी। यूलिकिन क्या तुम मुझे पेनल्टी फ़ी अर्न करने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो? शायद इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन क्या ये फिर भी ठीक रहेगा? जिसे सुन के यूलिकिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? मैडी ब्लश करते हुए कहती है, क्या तुम नहीं चाहते? यूलिकिन सोचता है, सीरियसली आज इसे क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बारे में बात कर रही है और मैडी उसे बहुत क्यूट तरीके से देख रही होती है। यूलिकिन सोचता है, लेकिन मुझे वो बुरी नहीं लगती एक्चुअली, मैं तो। और कहता है, मेरा मतलब मैं इसके लिए ओपन हूँ। जिसे सुन के मैडी खुश होकर कहती है, कितना अच्छा है, जिससे यूलिकिन ब्लश करने लगता है और किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तभी रुक के सोचता है, नहीं, खुद को कंट्रोल करो, ये सब सिर्फ एक्टिंग है, इससे आगे मत बढ़ाओ। और उससे धीरे से कहता है, क्या वो अभी भी नहीं गया? मैडी कहती है, यूलिकिन कहता है, जो पर्सन हम पर नज़र रख रहा था क्या वो अभी भी नहीं है? जिसे सुन के मैडी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, एक्सक्यूज़ मी। यूलिकिन कहता है, क्या हमें थोड़ी देर और कंटिन्यू करना चाहिए? तभी मैडी उसके सर में मार देती है और सोचती है, अपना दिल खोलना, हाँ बिल्कुल। और कहती है, तुम बदतमीज़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पेनल्टी फ़ी देने के लिए सेड्यूस करने की? मैं अपनी तरह बिहेव नहीं कर रही थी, मैं लगभग तुम्हारी बातों में आ ही गई थी और तुम भी लो लाइफ से अलग नहीं हो। और देखते हैं यूलिकिन बेहोश हो चुका होता है। फिर सुबह देखते हैं यूलिकिन कहता है, ये अजीब है, मुझे हल्का सा याद है कि कल मैं इस रूम में आया था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है जैसे मेरी मेमोरी वहीं कट हो गई। क्या कल रात कुछ हुआ था? मैडी कहती है, नहीं, तुम आए, शावर लिया और सीधे सो गए, याद नहीं? शायद तुम कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस में रह रहे हो। यूलिकिन कहता है, क्या स्ट्रेस से सर पर इंजरी भी हो सकती है? मैडी कहती है, इससे मेमोरी लॉस हो सकता है। यूलिकिन कहता है, लेकिन जब मैं अपने सर को ऐसे टच करता हूँ तो बहुत दर्द होता है, ऐसा क्यों है? मुझे लगता है यहाँ एक बम्प भी है, ट्राई करके टच करो। मैडी गुस्से में कहती है, बिल्कुल नहीं, जब कोई नहीं देख रहा हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल टच नहीं करूँगी, ये हमारे कॉन्टैक्ट की टर्म्स में था, याद है? यूलिकिन कहता है, ओ ये सही है, बट मैडी कहती है, वॉट एवर, बस रेडी हो जाओ, तुम्हारा फ्रेंड जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। 1 घंटे बाद देखते हैं क्रॉकटन कहता है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूलिकिन, क्रॉकटन गायब है। यूलिकिन एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो? एस्ट्रिड गायब कैसे हो सकता है? क्रॉकटन कहता है, वेल उसके बारे में मैं बाद में बात करते हैं, पहले एक गिलास पानी पियो और शांत हो जाओ। यूलिकिन कहता है, क्या हुआ है? क्रॉकटन कहता है, वॉल हाउस पूरी तरह से बिखरा हुआ था, काले कपड़े पहने हुए कई आदमी मरे हुए पड़े थे, उनके बॉडीज खून से लथपथ थे, नैनी भी, ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा था और विटनेसेस भी मरे हुए हैं, इसलिए ये बताना इम्पॉसिबल है कि ये सब किसने किया। मुझे नहीं पता कि वो एस्ट्रिड को कहाँ ले गए हैं या वो जिंदा भी है या नहीं।
यूलिकियन याद करता है मैडी ने कहा था अगर तुम्हारे पास कोई और मूव ना बचे तो बस अपना ग्लास गिरा देना। इससे यूजुअली लोगों का अटेंशन तुम्हारी तरफ आ जाता है। उसके बाद ऐसा एक्ट करना जैसे तुमने अपना दिमाग पूरी तरह खो दिया हो। बाकी के लिए मुझे यकीन है तुमने सब फिगर आउट कर लिया होगा। तुम ऑलरेडी एक स्किल्ड एक्टर हो। यूलिकियन सोचता है मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ। उसकी बातें किसी वजह से रिसेंटमेंट से भरी हुई लग रही थीं, लेकिन और ग्लास गिरा देता है। फिर कहता है तुमने अभी क्या कहा क्रॉकटन? ऐसा नहीं हो सकता। चलो हमें मैडी के वापस आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। क्रॉकटन कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम उसे अपने साथ नहीं ला रहे? यूलिकियन आंख में आंसू लाके कहता है नहीं, मैं उसे साथ नहीं ला सकता। अगर उसने ऐसा कुछ देख लिया तो शायद वो मुझसे डर कर भाग जाएगी, ये सोचकर कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे पता है ये सेल्फिश लगता है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। क्रॉकटन सोचता है कितनी रिडिकुलस बात है और कहता है ओह समझ गया, मैं समझ सकता हूँ, तुम इसके लिए खुद को तैयार कर लो। यूलिकियन कहता है समझ गया और सोचता है मुझे अलर्ट रहना होगा क्योंकि आज मुझे मैडी की हेल्प के बिना खुद ही क्रॉकटन को ट्रिक करना होगा। फिर मोंटेजेंडो मैनर में देखते हैं। मैडी कहती है तुम एक काउंटेस के लिए काफ़ी सिंपल कपड़ों में ड्रेस्ड हो। मैंने सुना है कि तुमने हिज हाइनेस के भेजे हुए सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए हैं और एक मेड को छोड़कर सबको निकाल दिया। लगता है अफवाहें सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। काउंटेस चिल्ला के कहती हैं दोबारा बोलो, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? तुम ही वो लड़की हो जिसने आर्चड्यूक को सेड्यूस किया है। जिस कैरेज में तुम यहाँ आई हो उसे देखकर सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्च डचेस का टाइटल पाने की ख्वाहिश रखने की? वो जगह तुम्हारी औकात से बहुत दूर है। तुम ही थी ना जिसने उसे पैसे भेजना बंद करने को कहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस किसी भूली बिसरी गली की एक बदतमीज लड़की हो। मैडी कहती है काउंटेस मोंटेजेंडो एक बार शीशे में देख लो। काउंटेस कहती है मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गंदी स्लम वाली स्मेल मुझ पर लग जाए और गार्डन में कोई मिरर भी नहीं है। तभी मैडी एक ग्लास को अपने हाथ से तोड़ देती है जिससे काउंटेस डर जाती हैं। मैडी उस कांच को तोड़ के उसके मुंह के पास लाके कहती हैं मैंने कहा था ना कि मिरर में अच्छे से देखो। क्या वाकई में सिर्फ मैं ही बदतमीज हूँ? तुम्हें हाई सोसाइटी की वुमेन गैदरिंग से कट ऑफ कर दिया गया है, बुक क्लब से निकाल दिया गया है, तुम्हारी सारी इनविटेशंस चली गई हैं और अब तुम्हारी पार्टीज में भी कोई नहीं आता। ये सब तुम्हारे हिप्स के मूवमेंट्स और तुम्हारे पीछे आने वाली अफवाहों की वजह से हुआ है ना? काउंटेस कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? मैं इस बात को चुपचाप नहीं रखूंगी। मैडी कहती है और तुम किसको बताओगी? अपने लवर को? मुझे लगता है उस नाइट को नहीं, क्योंकि वो बेसिकली पावरलेस है। या फिर काउंट मोंटेजेंडो को बताओगी? क्या तुम्हें इसका यकीन है? लेकिन तुम ऐसा कर भी नहीं सकती चाहे तुम चाहो भी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। काउंटेस कहती है तुम्हें ये कैसे पता? मैडी कहती है तुमने खुद ही थोड़ी देर पहले नहीं कहा था मैं एक भूली बिसरी गली की एक बदतमीज लड़की हूँ। मेरे जैसे एक्सपीरियंस लोकल के लिए ये एम्बेरेसिंग होगा अगर मुझे उस नोबल के बारे में रूमर तक ना पता हो जो लोन शार्क से पैसे उधार लेने के बाद बैंकरप्ट हो गया। जिसे सुन के काउंटेस डर के कहती हैं तुम्हें कैसे पता? मैडी कहती है खुद को संभालो, मैं अभी ख़त्म नहीं हुई हूँ और उसे वो जहर की बोतल दिखा के कहती है तुमने इसे पहले भी देखा है ना? तुम्हें मुझे वो सब कुछ बताना होगा जो तुम जानती हो काउंटेस मोंटेजेंडो। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।